तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे ईएफएस सर्विस, इलास्टिक फाइल सिस्टम सर्विस। इस सर्विस से उसके बाद हम देखेंगे डाटाबेस, एसक्यूएल डाटाबेस, एडब्ल्यूएस की सर्विस जो है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे हम डीबी से EC2 इंस्टेंस से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। कोशिश करेंगे लोकल से भी कनेक्टिविटी करके देखने की, लोकल डीबी टू कनेक्टिविटी कनेक्शन। और ईएफएस के अंदर हम क्या करेंगे कि अ, दो इंस्टेंस बनाएंगे अलग अलग, EC2 इंस्टेंस बनाएंगे दो, और एक इंस्टेंस से चीज़ सेव करेंगे और दूसरे इंस्टेंस पे हम वो फाइल हमें मिल जाए वो हम देखेंगे। ठीक है। ईएफएस सर्विस के बारे में बता देता हूँ क्या होती है ईएफएस सर्विस। ईएफएस सर्विस हमें दो इंस्टेंस के बीच में, अगर हम शेयर्ड करना चाहते हैं, फोल्डर की शेयरिंग करना चाहते हैं, दो सिस्टम हो या 2000 सिस्टम हो, अगर आप चाहते हो कि एक फाइल आप डालो किसी सिस्टम से, तो वो सभी सभी ये EC2 इंस्टेंसेस को अवेलेबल हो एक फोल्डर के अंदर, कैसे उसकी मैपिंग की जा सकती है, कैसे वो शेयर ड्राइव बनाई जा सकती है, वो हम EFS से देखेंगे। ठीक है। एसक्यूएल डाटाबेस की AWS के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं। एसक्यूएल डाटाबेस, स्ट्रक्चर डाटाबेस, नो एसक्यूएल डाटाबेस, डायनामो डीबी डाटाबेस। तो हम एसक्यूएल डाटाबेस देखेंगे, और एसक्यूएल में भी इनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, अमेजोन और इसका और अरोरा और माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस। तो हम आज उसका देखेंगे, माई एसक्यूएल से कैसे हम इंस्टेंस बना के अपना डीबी का डीबी की सर्विस हम ले सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं ईएफएस सर्विस पे। ठीक है। ईएफएस सर्विस के अंदर हमारा सबसे पहले हम जाएंगे EC2 इंस्टेंस बनाने। तो EC2 इंस्टेंस के लिए अब हम पहले, जो ईएफएस की सर्विस होती है हमारी, वो रीजन में काम करती है। एक रीजन के लिए होती है, और एक चाहें तो हम इसको जोन स्पेसिफिक, अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि EC2 इंस्टेंस हमारा एक 1A में बना है और दूसरा इंस्टेंस हमारा 1B में बना है, और हम रीजन वाली सर्विस यूज करेंगे EFS की। पहले इंस्टेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस बनाएंगे हम 1A में, सेकंड इंस्टेंस बनाएंगे 1B में, और EFS सर्विस हम लेंगे रीजन वाली। इसके दो टाइप होते हैं, तो आगे देखते हैं अभी हम कैसे मिलते हैं। लॉन्च इंस्टेंस किया, अमेजोन इंस्टेंस, लाइनक्स मशीन, इसके बाद T2 माइक्रो, नेक्स्ट, वन इंस्टेंस बना रहे हैं। सबनेट कौन सा चाहिए हमें? सबनेट नहीं चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन 1 है। पहला इंस्टेंस बन रहा है हमारा। इसके बाद सब कुछ सही है। ऐड स्टोरेज, सेम रहेगी स्टोरेज भी। सिक्योरिटी ग्रुप देना है हमें, हमारा कोई एग्जिस्टिंग टैग्स बनाने, टैग्स बना सकते हैं हम इसको। नेम, अवेलेबिलिटी जोन 1 है, अवेलेबिलिटी जोन में डालना है इसको। नेक्स्ट। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप हमारा एग्जिस्टिंग लगा सकते हैं, लाइनक्स सिक्योरिटी ग्रुप लगा देते हैं। रिव्यू एंड लॉन्च, ये हम रिव्यू कर लिया, लॉन्च। अच्छा, इसके लिए एक विशेष बात ये होती है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप इसको चाहिए, वो उसमें एनएफएस एनेबल होना चाहिए। नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है ईएफएस। तो जिस भी इंस्टेंस पे हम कनेक्ट करना चाहते हैं ईएफएस सिस्टम से, तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम, नया हम सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर ईएफएस सर्विस एनेबल। तो एसएसएस तो चाहिए साथ में, एक एनएफएस प्रोटोकॉल होता है, एनएफएस 2049 पे कम्युनिकेट करता है, और ये कस्टम मतलब कहीं से भी आए रिक्वेस्ट तो चले। रिव्यू लॉन्च, इसको लॉन्च कर लेते हैं, और एग्जिस्टिंग कीज हमारे पास AWS RSA। पहले ये RSA नहीं आता था, अभी आने लगा, कोई बात नहीं, नया कुछ चेंज किया हुआ अमेजोन में। लॉन्च इंस्टेंस, ये हमारा एक इंस्टेंस बन रहा है, इतने हम दूसरा इंस्टेंस बना लेते हैं।
लॉन्च इंस्टेंस सेलेक्ट, इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे हम लेंगे अब 1B, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐड टैग, नेम हमारा डाल देते हैं 1B, अवेलेबिलिटी जोन में डाला है इसको हमने। अब यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पे हमने EFS वाला जो फर्स्ट वाले में डाला था वही हम इसमें लगा देते हैं। इसके बाद रिव्यू कर लिया, इसको लॉन्च कर लिया, आई एक्नॉलेज, आई हैव एक्सेस, ठीक है। इतने ये इंस्टेंस बन रहे हैं, इतने हम चले जाते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लोज टाइम, ठीक है। इतने हम चले जाते हैं EFS की सर्विस पे। EFS मैनेज्ड फाइल स्टोरेज और EC2 इंस्टेंस के लिए है, और केवल ये लाइनक्स एनवायरनमेंट पे काम करता है, विंडोज एनवायरनमेंट पे काम नहीं करता है। तो मैनेज्ड फाइल स्टोरेज करके से शेयर करना चाहते हैं ईच इंस्टेंस के बीच, उसमें कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ना चाहो आप तो पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन दे रखे हैं, कुछ वीडियोस वगैरह है, लेकिन प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। क्रिएट फाइल सिस्टम किया, यहाँ हम नाम दे सकते हैं कुछ भी, टेस्ट EFS सर्विस। इसके बाद हमें VPC देना है, VPC हमारा डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई, रीजनल बेसिस पे की वन वन जोन बेसिस पे। अगर आपने EC2 किसी एक पर्टिकुलर जोन में ही बनाए जा रहे हो आप, तो वन जोन वाला भी ले सकते हो। अभी हमारा EC2 एक 1A में एक 1B में है, तो हमें रीजनल सर्विस लेनी है, ताकि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में जो इंस्टेंस होंगे वो कम्युनिकेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए इनसे, ठीक है। फिर हमने किया क्रिएट, क्रिएट करने के बाद हमारा यहाँ पे ये हमारी फाइल बन गई है, ठीक, मतलब EFS की सर्विस बन गई है हमारी। तो हम अपने इंस्टेंस पे चलते हैं, इंस्टेंस हमारे रेडी हो गए होंगे, मैं डुप्लीकेट टैब खोल लेता हूँ, आसानी होगी फिर। इसमें क्या नाम है हमारा, EC2, EC2 के अंदर गए, और यहाँ हमारे दोनों इंस्टेंस चल रहे हैं, मैं इनको नाम दे देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इसका 1A और उसका 1B, 1A इंस्टेंस। ये इसको एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, 1A सही है, 1B इंस्टेंस, ये हमारा बन गया। अब हम इस सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, इस कनेक्ट करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। लॉन्च किया, सॉरी लॉन्च नहीं करना है, कनेक्ट करना है। इसमें गए, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट करने के लिए हमें SSH क्लाइंट, हमारे को ये वो मिली हुई है, AWS वाली फाइल में चले गए, मेरी की पड़ी है यहाँ पे AWS keys.pem, पेस्ट किया, सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया एक सर्वर। अब एक और, तो ये इसको नाम, ठीक है, इसका क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, सूडो होस्ट नेम, इसको डाल देते हैं इंस्टेंस 1A, ठीक है। अब मैं होस्ट नेम करूँगा तो इंस्टेंस 1A आएगा। एक और दूसरे सिस्टम, एक और सिस्टम कनेक्ट करना है हमें, तो वो भी कनेक्ट कर लेते हैं, इसी टाइप में कर लेते हैं। टैब नीचे टैब आ गया दूसरा, तो यहाँ इसको कर देते हैं रीनेम, होता है रीनेम टैब, रीनेम टैब, टैब टाइटल इन्फॉर्मेशन परसेंटेज डी परसेंटेज वन, इसको क्या, इसको हटा देते हैं, टैब टाइटल, बाद में इसको सेट कर देंगे वापस। इसका हमारा है टैब, अगर मैं कर दूँ इसको इंस्टेंस 1A, कुछ चेंज हो गई नहीं, रीनेम इंस्टेंस 1A, हाँ चेंज हो गया ये हमारा इंस्टेंस 1A है।
लेफ्ट वाला, राइट में एक और हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें गए हम, इंस्टेंसेस में गए, इस पर क्लिक किया। इसके बाद हमें कनेक्ट करना है SSH क्लाइंट कनेक्टिविटी की URL उठाई हमने, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कनेक्शन बन गया। इसको भी चेंज कर देते हैं, sudo hostname instance 1b। इसके बाद हमने इसको राइट क्लिक करके रिनेम करना है इंस्टेंस 1b। ये हमारा 1b हो गया, hostname हमारा 1b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों EC2 इंस्टेंस पे EFS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक गूगल पे सर्च कर लेते हैं EFS के सॉफ्टवेयर के लिए। ये पॉज हो गई एक मिनट पे। तो हम EFS EC2 इंस्टॉल, तो एक पैकेज होता है यूटिल पैकेज जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको कॉपी किया, सबसे पहले इंस्टेंस 1 पे आए, yum install list, root permission sudo su yum install list, यस। इतने यहाँ इंस्टॉल हो, इस पे इंस्टॉल हो गया। अब दूसरे सिस्टम पे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। yum install, ये पैकेज हमें कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करता है EFS जो हमारी सर्विस है उससे। तो ये हमने दोनों EC2 इंस्टेंसेस पे EFS के ये EFS यूटिल वाला पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अब हम चलते हैं उस पे जो हमारा सर्विस है EFS की सर्विस। EFS की सर्विस में जाएंगे, यहाँ हम जाके सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाके नेटवर्क नेटवर्क ऑप्शन इसमें आता है भाई, प्रेफरेंसेस नहीं है, रीजनल 30-40 अवेलेबिलिटी जोन, तो ठीक है क्लिक करते हैं, शायद तब आ गया। इसमें अटैच डिटैच, हाँ नेटवर्क ऑप्शन आ गया। इस नेटवर्क के ऑप्शन में हमारा क्या होता है कि अ, अभी क्या दिख रहा है हमें, अवेलेबिलिटी जोन 1A दिख रहा है कि ये रीजनल सर्विस है, तो तीनों अवेलेबिलिटी जोन के लिए ये बना कनेक्शन बनाने का रखता है अपने पास। तो अभी अभी हमारे लेकिन EC2 इंस्टेंस कौन कौन से जोन में बने हुए हैं, 1A में और 1B में बने हैं। तो हमें सबसे पहले इसको थर्ड वाले को डिलीट करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में जाकर डिलीट का ऑप्शन है, मैनेज, हाँ। तो यहाँ हमने जाके इसको रिमूव कर दिया, C वाला रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है कि सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, इसकी खुद की डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। हमने अपने EC2 इंस्टेंसेस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, तो हमें इस कनेक्टिविटी इसकी देनी पड़ेगी उस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ, क्योंकि इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होते हैं। ये EFS सर्विस भी अपने आप में एक डिफरेंट इंस्टेंस है। तो हमारा हमने इनबाउंड वहाँ तो दे दिया अपने EC2 इंस्टेंसेस पे, अब हमें यहाँ पे भी वो देना पड़ेगा। अभी हमारी सिक्योरिटी ग्रुप की सर्विस, लाइनक्स सिक्योरिटी ग्रुप, विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप, EFS, ये सिक्योरिटी ग्रुप EFS एनेबल नाम दिया था हमने वहाँ पे EC2 इंस्टेंसेस में, तो वही हमने अटैच करनी है यहाँ पे। तो ये EFS एनेबल हमने यहाँ पे कर दिया एनेबल, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, इसको हम सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद अब हमें क्या करना होता है, अटैच करना होता है EC2 इंस्टेंसेस को इस EFS सर्विस के साथ अटैच करनी होती है। तो अटैच करने के लिए हम अटैच बटन दबाते हैं। जब हम अटैच बटन दबाते हैं तो ये दो ऑप्शन दे रहा है हमें, DNS और माउंट विया IP। तो हम DNS वाले ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। तो अब हुआ क्या, ये हमें इन्होंने दिया है ये URL, जिस URL के थ्रू हमें EC2 इंस्टेंस से EFS की सर्विस माउंट माउंट कर सकते हैं। माउंट की कमांड है एक तरह से ये।
इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं अपने सिस्टम पे। ये माउंट की कमांड है। इस अब यहाँ पे क्या होता है, ये फोल्डर का नाम है, ये फोल्डर का नाम है जो कि हमें कनेक्टिविटी बनवाएगा। किससे? जो हमें EC2 इंस्टेंस के फोल्डर को EFS से मैप करने के लिए हम ये फोल्डर का नाम देंगे। सबसे पहले हमें फोल्डर बनाने पड़ेंगे EC2 इंस्टेंसेस पे। एक काम करते हैं, ये हम यहीं पे एक नाम का फोल्डर बना लेते हैं, इंस्टेंस 1B नाम से बना लेते हैं, MKDIR इंस्टेंस 1B। फिर हमने एंटर किया तो हमने यहाँ फोल्डर बनाया एक इंस्टेंस 1B पे, इंस्टेंस 1B नाम का, और एक यहाँ पे बनाया इंस्टेंस 1A। ये हमारे दो फोल्डर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मैप करना है इंस्टेंस 1A फोल्डर को EFS सर्विस से। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इसकी जगह हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट हो गया। अनडू, क्या हो रहा है? ठीक है, अनडू करता हूँ, कॉपी नहीं हुआ शायद, कॉपी, ये पेस्ट कर दिया। और दूसरा दूसरा जो है हमारा 1B है, तो उसका 1B बना लिया। तो 1A वाले पे चलाएंगे पहले कमांड EFS से माउंट करने के लिए। ये तो पेस्ट, जो EFS पे हम कुछ भी डालेंगे वो इंस्टेंस 1A फोल्डर पे अवेलेबल होगा, इसमें क्या होगा कि ऐसा? हम इंस्टेंस 1A में जो डालेंगे वो इंस्टेंस अच्छा 1B को मिलेगा, और जो इंस्टेंस 1B में डालेंगे वो इंस्टेंस 1A को मिलेगा। अच्छा, तो दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए। हाँ, दोनों दोनों। ये अभी जो फोल्डर है ये मैप हो रहा है एक एक EFS सर्विस से। तो अब हम्म, वो शेयर ड्राइव की तरह से वो EFS सर्विस काम करेगी। तो आप जो भी डालो फाइल, वो सब सब जितने सिस्टम कनेक्टेड होंगे EFS से और मैप किए हुए होंगे, तो सबको मिलेगी वो चीज़। तो ये डेटा एक्चुअली में EFS सर्विस में होगा ना, जो भी हाँ इसमें हाँ, डाटा डालेंगे? सारा EFS सर्विस में जा रहा है। हम्म, तो लोकल पे तो केवल हम जस्ट उसकी मैपिंग कर रहे हैं, माउंटिंग कर रहे हैं एक फोल्डर। हम्म। ठीक है, ये अब 1B वाले सिस्टम पे हम इसको 1B से माउंट किया, तो ये माउंटिंग हो गई अब हमारी। तो अब हमारे इसको एक उससे समझ लेते हैं एक बार। EFS सर्विस का भी डेटा देख सकते हो? EFS सर्विस में क्या डेटा पड़ा? इसका डेटा नहीं देख सकते हम। मैं मतलब इन मशीन्स के थ्रू ही देख सकते हैं? हाँ, ठीक है। जी पेंट एक समझा देता हूँ उसको थोड़ा बेटर वे से। तो हुआ क्या बेसिकली, ये एक एक हमारी ये EFS की सर्विस है, EFS। और ये हमारे ये हमारे दो इंस्टेंसेस हैं। ये हमारा रीजन है, मुंबई रीजन। ठीक है, और ये हमारा 1A के अंदर बना है, ये हमारा 1B के अंदर बना है, EC2 इंस्टेंस है। अब क्या हो रहा है कि ये ये इसने मैप किया इसको, इसने भी माउंटिंग कर ली इसके साथ। तो अब क्या होगा कि अगर ये फाइल इसने सपोज करो फाइल ए शेयर किया, फाइल ए, फाइल वन बनाई इसने, वन ए इंस्टेंस में, तो ये जाके इस पे स्टोर हो जाएगी। और सेम आप एक इंस्टेंस में बनाओगे तो बाकी सब पे अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, तो 1B के आप फोल्डर में जाके देखोगे तो फाइल है इसको भी मिल पाएगी। और अगर मैंने दोनों इंस्टेंस डिलीट कर दिए तो? दोनों इंस्टेंस डिलीट कर दिए तो ये शेयर ड्राइव है, सर्विस जब तक हम्म। ऑन रहेगी तब तक वहाँ रहेगा मैटर। और फिर फिर जो भी आप इंस्टेंस इस EFS से कनेक्ट हाँ, करोगे कनेक्ट उस पे करोगे फिर तो अवेलेबल हो उस पर जाएगा? अवेलेबल रहेगी। एक बार ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेंगे, मैंने अभी जस्ट कनेक्टिविटी बना के ही देखी थी, ठीक है। फाइल डाल के देखी थी। अब बाद में एक इंस्टेंस भी डिलीट करके फिर दोबारा चला के देख लेंगे एक बार। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने माउंटिंग कर ली। अब हम एक काम करते हैं, मैं हूँ इंस्टेंस 1A पे, टच फाइल ए, फाइल वन, इंस्टेंस ए की।
डॉट टी एक्स टी, ये मैंने फाइल बनाई। अब मैं इसमें चलता हूँ, अरे सॉरी, मैंने इसमें फोल्डर के अंदर जाना है, इसको मूव कर देता हूँ। इसको फाइल है इंस्टेंस है, इंस्टेंस वन है, मैं भेज देता हूँ। सी डी इंस्टेंस वन है, इंस्टेंस वन है में चला जाता हूँ। यहाँ हमारे पास फाइल पड़ी है, ठीक है। अब मैं इंस्टेंस वन वी में आ गया, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ, डी आई आर फाइल ओ फोल्डर इंस्टेंस बी का, ठीक है। तो ये हमारे दो इंस्टेंस के अंदर हमने EFS सर्विस को यूज़ करके अपनी एक तरह से शेयर ड्राइव करके अपना फाइल और फोल्डर, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करने के लिए लोग बहुत जनरली करते हैं कि हर सिस्टम पे सॉफ्टवेयर मिल जाए, बार बार डाउनलोड ना करना पड़े और एक कॉमन रिपोजिटरी की टाइप की बन जाएगी, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं दोनों सिस्टम बंद करके, फिर दोबारा वो एक नया लॉन्च करके, और चलो इसको खुला रहने देते हैं पहले, या बंद ही कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं दोनों इंस्टेंस। ये हमने कर दिया बंद। अमेजन EFS आ गया, इंस्टेंसेस आ गए, इसके अंदर जाएंगे इंस्टेंसेस में, दोनों इंस्टेंस को हमने टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट। कुछ तो है, हाँ, वो क्या था, एक वो आ रही थी ना वार्निंग से ऊपर। अच्छा ऊपर, कोई बात नहीं, मैंने टर्मिनेट ही किया था। क्या किया था, शट डाउन किया मैंने, टर्मिनेट करने तक मेरे, देखते हैं क्या हुआ। टर्मिनेट इंस्टेंसेस, ठीक है। चलो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, इतने अब कर लेते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, टर्मिनेट हो गई, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, सेलेक्ट select T2 micro, next, availability zone 1A, next, next, इसको तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है, चलिए। इसके बाद एग्जिस्टिंग EFS enable, preview and launch, launch, existing key pair, launch instances, view instances, instances अभी चल रहे हैं, 1-2 मिनट के लिए पॉज करते हैं। वेट, इंस्टेंसेस रनिंग अब हो गया है। कनेक्ट करते हैं SSH क्लाइंट, या है AWS के अंदर गए, एक्शन किया, टर्मिनल पेस्ट किया, यस। इसके बाद हमारा कनेक्टिविटी बन गई है। इंस्टॉल करना पड़ेगा। सू yum इंस्टॉल, नाम क्या था हमारा, पैकेज डिटेल्स, डिटेल्स, ये हमारा इंस्टॉल हो गया, चलो आगे ऑफिस। इसके बाद एक फोल्डर बना लेते हैं, टेस्ट फोल्डर। इसके बाद इस नाम को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे नाम डाल देना है, पेस्ट किया, मैप हो गया, आ गए। अच्छा, ओके। तो ये हमारी EFS की सर्विस है AWS की, जिसके थ्रू हम मल्टीपल इंस्टेंसेस, EC2 इंस्टेंसेस के बिटवीन कम्युनिकेशन करा सकते हैं, फाइल का कुछ भी करना चाहो, फोल्डर्स वगैरह। तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया। अब हम चलते हैं SQL की डाटाबेस AWS की सर्विस को यूज़ करने का। इसको हम क्या करें,
खुल चला ही रहने देते हैं सर्वर को। तो अब हम क्या करते हैं कि AWS की सर्विस होगी, कोई भी सर्विस स्टार्ट करो तो उसको बंद जरूर करना, नहीं तो चार्जेस लग जाएंगे, फिर परेशान हो बिल से। कई बार दिक्कत सिक्योरिटी है। ग्रुप के अलावा तो सारी चीजें मैंने हाँ हाँ, बंद सिक्योरिटी कर दी ग्रुप के थी। चार्जेस नहीं लगते, लेकिन कोई भी मेरा रोड। लेकिन वो दिखा रहा था 80 या 85% यूटिलाइजेशन इस मंथ का हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हमारी EFS की सर्विस है जैसे हमारी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ फिर से वो हो जाएगा ना, हाँ मतलब। हाँ, हर महीने का कुछ है लिमिट, इतने घंटे मिलते हैं। एक एक फ्री वाला ना कुछ होता है, वो कुछ होता है फ्री, हम्म, फ्री AWS, AWS फ्री टायर यूसेज, एक डॉक्यूमेंट है, इस पे आप देख सकते हो क्या क्या सर्विसेज अपने को फ्री में मिलती हैं। ठीक है। ट्रैकिंग योर AWS फ्री। हम्म, एक तो ये भी है, और एक और भी फिर को बताता हूँ। कुछ AWS के मेरे पास ना कुछ पड़ेंगे, AWS सेटअप, EC2, फ्री टायर्स, फ्री टायर्स है क्या मेरे पास? तो लेफ्ट साइड में फ्री ट्रायल लिमिट्स भी लिखे हुए हैं। लिखी हुई है। ये ना प्रीवियस टॉपिक हाँ, सामने भी फ्री लिखे हुए फ्री हैं। टायर लिमिट्स। हम्म, तो ये अमेजोन मशीन इमेजेस, एक लिंक और है, मैं देखूंगा आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है। उसमें फ्री डिटेल्स आती है सबकी। चलो, ये हमारा हो गया। अब हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीशन करने की एक काम करते हैं, डिलीशन जो है, फाइल सिस्टम ID कंफर्म, डिलीटिंग माउंटिंग टारगेट फॉर द फाइल सिस्टम। चलो, इतने डिलीट हो रहा है, इतने हम फिर और दूसरी सर्विस स्टार्ट कर। वो इंस्टेंस डिलीट करना पड़ेगा क्या पहले, जिस नहीं पे नहीं नहीं माउंट है? नहीं नहीं, जस्ट फोल्डर ही है वहाँ अच्छा। तो ये चल जाएगा, थोड़ा टाइम में डिलीट हो जाएगा पूरा। फाइल सिस्टम डिलीटेड। जब वो आप करते हो ना क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, नहीं क्लाउड उसकी सर्विस थी ना, जिसके अंदर थोड़ा सा हमने वो देखा था कैसे हम CDN की सर्विस यूज करी थी, जिसके अंदर हम्म, क्या नाम था उसका, क्लाउड, देख लेता हूँ। क्लाउड, क्लाउड सर्च ट्रेल। करें। क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल नहीं, जिसमें CDN से हम एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, कंट्री वाइज ब्लॉकिंग का फीचर था उसमें। एक अच्छा। CDN, CDN क्लाउड क्लाउड फ्रंट, फ्रंट। क्लाउड क्लाउड फ्रंट के फ्रंट। अंदर क्या होता है उसमें, पहले आप कई बार हम जो बना लेते हैं ना चीज़ें, तो ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम लेता है स्टॉप होने में सर्विसेज क्लाउड फ्रंट की स्टार्ट करने के बाद। और VPC करेंगे आगे, VPC में थोड़ा सा है, कुछ है डिपेंडेंसी बंद करने की, कि पहले ये बंद होना चाहिए फिर वो देख लेंगे आगे। अभी तो DB की सर्विस पे चलते हैं। RDS, RDS, RDS सर्विस बोलते हैं, डाटाबेस से रिलेटेड जो भी आपका SQL डाटाबेस है हमारे AWS के अंदर, रिमोट रिलेशनल डाटाबेस सर्विस। रिलेशनल डाटाबेस सर्विस हमारी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डाटाबेस। तो डाटाबेस हमारा स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कई सारे डाटाबेस के हमारे पास वेरिएंट दे रखे हैं, तो इसमें MySQL ले लेते हैं हम। MySQL के अंदर किसी से भी कर सकते हो, MySQL, पोस्टग्रेस, मैं जस्ट एक MySQL लेके देखता हूँ। मैं 8.0 वर्जन, अलग अलग वर्जन है हमारे पास अवेलेबल, यही डिफॉल्ट रहने देता है। किस एनवायरनमेंट पे चाहते हो आप, प्रोडक्शन पे, डेव टेस्ट पे, फ्री टायर पे? इनको एक्सप्लोर करोगे तो थोड़ा कॉस्ट आएगी, तो फ्री टायर में कई चीज़ें हैं जो डिसेबल रहेंगी, ये प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें इनेबल रहती हैं, दिखा देते हैं क्या क्या इनेबल रहती है। अ, इसमें जो है, ओरेकल डीबी भी है ना इसमें? हाँ ओरेकल DB भी है ये। ठीक है। तो यूजर इसमें जब प्रोडक्शन डाटाबेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम सेलेक्ट करने का, कितने CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए,
MBPS वगैरह, बैंडविड्थ वगैरह। साथ में हमारे पास ये भी सिलेक्ट करने का रहता है कि जनरल पर्पस SSD चाह रहे हो, प्रोविजन प्रोविजन IO चाह रहे हो, इनपुट आउटपुट जो होते हैं ना, रीड एंड हम्म, रीड एंड राइट के, तो वो वाली बात है। प्रोविजन वाली थोड़ी हैवी होती है और अच्छा देती है परफॉर्मेंस। स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, स्टोरेज ऑटो स्केलिंग मतलब स्टोरेज बढ़ जाए ऑटोमेटिक। अगर डाटाबेस किसी मतलब हार्ड डिस्क जो स्टोरेज यूज की हुई है हमने उस पर फुल हो गया तो ऑटोमेटिक बढ़ा देगा ये। मैक्सिमम स्टोरेज भी हम अलग अलग साइज की दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा मल्टी एजेड अवेलेबिलिटीज ऑन डिप्लॉयमेंट, मतलब एक हम जो बनाएंगे उसका एक रेप्लिका भी बना दो साथ में, स्टैंड बाय हम्म, इंस्टेंस बना दो, ताकि जो है लेटेंसी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम ना आए। डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, मतलब ये डबल चार्ज कर देता है अगर ये ऑन कर देते हैं तो। एक तो अच्छा। हमारा बना ही बना है और दूसरा ये पर बना देगा। फिर VPC हो गया। आपने वो सेलेक्ट क्यों करा हुआ? अभी अभी मैं जो ऑप्शन दिखा रहा हूँ, मैं अभी तो दोबारा से ऊपर हाँ। से नीचे आऊँगा दोबारा, फ्री वाले ओके। टायर से जस्ट मैं प्रोडक्शन वाले दिखा रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन हैं अवेलेबल। पब्लिक एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस तो ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑप्शन भी ठीक है, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ये भी सब सही है। ऑटोमेटिक रिटेंशन पीरियड, बैकअप की पॉलिसीज वगैरह शायद एक्स्ट्रा मिल जाती है उसमें, और एनक्रिप्शन का फीचर मिल जाता है। और टैग्स टू स्नैपशॉट, स्नैपशॉट्स वगैरह का कुछ बनाने का ऑप्शन होता है, ट्राई नहीं किया मैंने, देखना पड़ेगा और डिटेल में। KMS होता है कि जो डाटा जा रहा है हमारा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए। KMS हम्म, वो ये फीचर इनेबल हो जाता है, परफॉर्मेंस का देखने का इनेबल हो जाता है। एनहांस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मिल जाती है हमें, मैट्रिक्स देख पाएंगे हम DB लेवल पे क्या क्या चल रहा है, कितना CPU यूटिलाइजेशन थ्रेड वगैरह बन रहा है, ये हो गया। फिर ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, ये माइनर वर्जन अपग्रेड जैसे DB के पैचेस वगैरह डलते हैं तो ये हम्म, वो डाल सकते हैं वे लोग, एनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक अमेजोन ही देखता है ये सब चीज़ें। फिर प्रोटेक्शन, ये होती है प्रोटेक्शन की अ, अभी हमने डिलीट बटन दबा दिया गलती से तो तुरंत डिलीट ना हो जाए, वो रोक दे, मतलब डिलीट ना करने दे, अगर हमने एनेबल कर दिया या हटा देंगे तो तुरंत डिलीट कर देगा वो। प्रोटेक्शन की बात है। तो ये टोटल बता रहा है कि इतना USD लगेगा पर मंथ। हम्म, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोडक्शन वाला सेलेक्ट किया ना, तो वो सब दिखेगा। अभी बड़ी सारी चीज़ें डिसेबल होंगी, वो देख लेते क्या क्या प्रैक्टिकली चलाएंगे। डेव मतलब कम होती है कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी, प्रोडक्शन की तो हाई कॉन्फ़िगरेशन होती है, डेव की उससे कम होती है। एनेबल इसमें भी रहेंगे फीचर, फ्री फ्री टाइम में लिमिटेड ही ऑप्शन में अवेलेबल रहेंगे, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर, एक तरह आइडेंटिफायर है, इसको नाम कुछ भी दे सकते हो आप। एक काम करते हैं, सभी चीज़ों में ना हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे DB2 एडमिन, और DB2 एडमिन यूज़र भी यही रहेगा, पासवर्ड भी यही रहेगा, और DB का नाम भी यही रखते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए, यही कर लेते हैं सब। ये डाटाबेस का नाम नहीं है, ये जस्ट एक आइडेंटिफायर है। हम्म, ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इस अमेजोन की सर्विस के अंदर की ये MS SQL की मल्टीपल बना दोगे तो मल्टीपल आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कुछ चाहिए ना, तो फिर वो आइडेंटिफायर ही है। मैं जस्ट इसमें भी यही नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक ठीक है, है। डाटाबेस में यूजर नेम, DB2 एडमिन, पासवर्ड DB2 एडमिन, पासवर्ड DB2 एडमिन। ठीक है, इंक्लूड प्रीवियस जनरेशन क्लासेस, यहाँ पे तो सारे डिसेबल्ड है, केवल एक ही अनेबल्ड है, तो हम्म, उसी के थ्रू जा रहे हैं हम। T2 माइक्रो, 1 GB रैम मिलेगी, एक CPU मिलेगा। प्रीवियस जनरेशन क्लासेस, कोई नहीं। एस एस डी है प्रोविजन आई, जनरल SSD ले लेते हैं। इसमें GB कितनी फ्री है, 20 GB मिली हुई है फ्री हमें, बड़ा होगा तो पैसे लगेंगे। ऑटो स्केलिंग चाहिए क्या, ये एनेबल ऑटो स्केलिंग चाहिए नहीं होगी अपने को इसके फीचर, क्योंकि कुछ तो हम टेस्ट तो कर रहे हैं बस हम। और ये कह रहा है कि कितने तक चले जाए ऑटो स्केलिंग में, अगर हमारा डाटाबेस 20 GB फुल हो गया तो, और 1000 तक चले जाए, हमें नहीं चाहिए अभी। ये डिसेबल हो गया AZ वाला। VPN है, सबनेट है, पब्लिक एक्सेस। अब यहाँ ये बहुत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, पब्लिक एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि आप जो DB है ये सर्वर, DB सर्वर, इसको आप विद इन क्लाउड चाहते हो कनेक्टिविटी बनाना, तो आप इसको नो कर दो। फिर वो आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे कहीं से, तो EC2 हम्म, इंस्टेंस से ही कनेक्ट कर पाओगे केवल, वो भी तब जब एक्सेस दिया होगा तब, है ना। और अगर अगर आप इसको यस कर दोगे तो आप इसको अपने सिस्टम पे भी एक्सेस कर पाओगे।
तो एक काम ठीक है। करते हैं, पहले नो करके देखते हैं EC2 इंस्टेंस से, बाद में यस करके लोकल पे देखेंगे क्या होता है। VPC सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसकी एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाता है। RDS सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें अवेलेबिलिटी जोन हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, जो हमारा EC2 इंस्टेंस है ना चल रहा है ऑलरेडी, इसका अवेलेबिलिटी जोन जो होगा ना उसी में रखते हैं इसको। अवेलेबिलिटी जोन का हमारा कहाँ से दिखता है इसमें अवेलेबिलिटी जोन? नेटवर्क में जाके आएगा शायद ये अवेलेबिलिटी जोन। सब 1A के अंदर है, तो हम इसमें 1A ही ले लेते हैं। RDS का अवेलेबिलिटी जोन 1A, ठीक है। फिर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। पोर्ट हमारी 3306 रहेगी, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगा, एनेबल होगा। डाटाबेस का नेम हम क्या दे दे रहे हैं, DB2 एडमिन दे दे रहे हैं। ये डाटाबेस हम वहीं से बना लेंगे, चलो EC2 इंस्टेंस से बनाएंगे डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, कनेक्टिविटी बनाने के बाद ये हो गया। बैकअप चाहिए, एनेबल करना है कि नहीं करना है, जरूरत नहीं है अपने को। वैसे करना चाहो 7 दिन 2 दिन कितने दिन बैकअप कर देगा वो। ऑडिट लॉग वगैरह एनेबल करोगे, चार्जेस लगेंगे, मॉनिटरिंग के चार्जेस लगेंगे। मेंटेनेंस चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं चाहते नहीं, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं तो छोड़ दो। मेंटेनेंस विंडो, ये प्रेफरेंस, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम मेंटेनेंस चाहते हैं, जब दे रहे हैं मेंटेनेंस आप लोग करो, तो फिर हमें टाइम बताना पड़ता है कि किस टाइम के बीच में तुम लोग कर लो काम। जैसे संडे को रात को तुम स्टार्ट कर लो, 12 बजे से 4 बजे तक की एक्टिविटी कर लो, इसमें तुम मेरे सिस्टम में पैचेज वैचेज जो लगाने हैं तो लगा लेना, ऐसा कर कुछ कितने घंटे की एक्टिविटी कर लेना, ऐसा बोलते स्टार्ट टाइम और कितने घंटे का, ऐसा तो वो सब सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस नो कर दी मैंने। एनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन, अब मैंने इसको एनेबल नहीं कर रहा, डिलीट हो जाएगा तुरंत। अदरवाइज यस, इसको चेक चेक करूंगा तो वो मुझसे बोलेगा भैया डू यू रियली वांट टू डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, ऐसा बोल के। और कुछ कुछ है, ठीक है। ये चलो इसको दिखा दूंगा आपको एनेबल करके क्या होता है। क्रिएट डाटाबेस, ये डाटाबेस क्रिएट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, बहुत देर में स्टार्ट होता है। इतने काम करते हैं हम। सिक्योरिटी ग्रुप जो बना है ना हमारा, वो देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से 3306 पोर्ट डालेंगे वो इसके अंदर, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए उनकी इससे, EC2 इंस्टेंस से 3306 पोर्ट। और हमें ना सिक्योरिटी ग्रुप एक और बनाना भी पड़ेगा, ताकि हम उस SQL सर्वर से कनेक्टिविटी बनाने के लिए 3306 पोर्ट एनेबल होनी चाहिए, इनबाउंड आउटपुट दोनों। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखते हैं पहले RDS ने क्या किया। RDS सिक्योरिटी ग्रुप, इसके अंदर जब हम गए, अच्छा हाँ, 3306 बनाया, और इसने साथ में सोर्स भी डिफाइन किया कि कौन से सोर्स से आप कर पाओ ये चीज़ 3306 से। तो मेरे हिसाब से ये वही सिस्टम होगा जिसपे RDS चल रहा है, मतलब जिसपे MySQL इंस्टॉल हुआ होगा, ये उस सिस्टम की डिटेल होगी शायद। हम इसको चेंज कर देंगे बाद में। पहले हम क्या कर लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। हमें EC2 इंस्टेंस में भी अटैच करना पड़ेगा वो सिक्योरिटी ग्रुप। अभी हमारा जो इंस्टेंस पे अटैच्ड है सिक्योरिटी ग्रुप, वो कौन सा अटैच्ड है, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा लगा हुआ EFS एनेबल्ड वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, SSH की लगी हुई है और 2049 की लगी हुई है। काम करता हूँ मैं, नया बनाता हूँ और फिर इसमें चेंजेस कर देंगे। यहाँ से आके एडिट करने का, कॉपी टू न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, देखते हैं कैसे अटैच और डी अटैच कर सकते हैं इसको। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, लाइनेक्स और SSH RDS, ठीक है। VPC सेम है। ऐड रूल कर रहे हैं हम इसके अंदर। ऐड रूल में हमने क्या किया, SSH की, SSH कस्टम कहीं से भी ऐड रूल कर दिया। MySQL है क्या इसमें, फिर MySQL, एक तरह से पॉलिसी खुल जाती है ये करने से। 3306 000 ऐड रूल, चलो ठीक है, ये रूल ऐड हो गया हमारा। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। आउटबाउंड तो ऑल ट्रैफिक आउटबाउंड ऑन ही है। हम इसको भी लिमिटेड लिमिटेड कर सकते हैं कि केवल कुछ ही IP या कुछ ही उससे। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप इस फॉर
Linux SSH and RDS connectivity। ओके, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। अब हमारे जो EC2 इंस्टेंस है, एक मिनट रुकना जरा। हम्म, just a minute। शेयरिंग। अभी दिख रही है ना स्क्रीन आपको? हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टेंस बना हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं, इसमें अभी हम कैसे अटैच वो कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं। इसके अंदर गए और अब ये लगा हुआ है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप। कैसे हटेगा? ऐसा कुछ तरीका। एक्शन, एडिट इनबाउंड रूल्स, एक्शन, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, विल नॉट बी डिलीटेड। इंस्टेंस चालू है इसलिए डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये है, तो क्या कर सकते हैं इंस्टेंस को? इसी में बढ़ा देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। इसी के अंदर ऐड रूल कर देता हूँ। क्या है हमारा? माई एसक्यूएल कस्टम 00। चलते हुए में से हटा नहीं सकता सिक्योरिटी ग्रुप, बंद करके ही करेंगे, कोई बात। ये हमारा सर्विस दे दी हमने 3306 को। अब एक चीज़ देखते हैं हम, हमारा जो है EC2 इंस्टेंस है, ये चल रहा है। इसके अंदर हमारा इंस्टेंस है, इसका आईपी देखते हैं। आईपी है हमारा, ये वाला आईपी है, पब्लिक आईपी। तो इसको हम उसमें डालते हैं, इसमें जो इसका ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा इसका। एक इससे पहले, सबसे पहले वहाँ लिख के, अब जो है इसको चेक करना है कि टेलनेट, या टेलनेट नहीं है इसके पास, देखने चलती है। ये इंस्टॉल टेलनेट यूटिलिटी इन EC2 इंस्टेंस। टेलनेट क्लाइंट होता है क्या? टेलनेट इंस्टेंस, फाइन, टेलनेट इंस्टॉल, टेलनेट सर्वर, टेलनेट क्लाइंट, यम इंस्टॉल। टेलनेट क्लाइंट ही चाहिए हमें, सर्वर नहीं चाहिए। यम इंस्टॉल sudo से कर लेते हैं, sudo su yum install telnet client and server से telnet client चाहिए। telnet client install EC2 instance। configure कितना होता है ये, तो करना पड़ेगा, कुछ कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो बड़ी लंबी चीज़ है, जाने देता है इसको। telnet server side एड्रेस, ये चेक config x and tone। छोड़। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें ना मुझे डालना पड़ेगा एक MySQL का क्लाइंट, ताकि मैं उस सर्वर से DB के MySQL सर्वर से कनेक्टिविटी बना सकूँ। ये हम इंस्टॉल MySQL। यस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कनेक्ट करने के लिए एक कमांड होती है, देखते हैं। MySQL, सबसे पहले तो देना पड़ता है होस्ट। होस्ट हमने डाल दिया ये वाला। मुझे मतलब ट्राई कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ फायरवेल में अभी आईपी पड़ा हुआ है, हमें EC2 का आईपी डालना पड़ेगा शायद। एक बार कनेक्टिविटी बना के देखते हैं।
MySQL होस्ट डाल दिया, फिर पोर्ट डालेंगे, पोर्ट है हमारी 3306। फिर यूज़र डालेंगे, यूज़र कौन सा है हमारा, DB2 एडमिन। फिर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड क्या है हमारा, पासवर्ड पूछ लेगा हमसे, DB2 एडमिन। हाँ प्रॉब्लम आ गई। क्यों प्रॉब्लम आ गई, वहाँ कुछ जाके ना वो सिक्योरिटी उसकी जो फायरवॉल है वहाँ पे अटक गया जाके, तो वहाँ जाके हम ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। EC2 इंस्टेंस में गए, सबसे पहले हमें सिक्योरिटी उसमें जाना है, सिक्योरिटी ग्रुप में। EC2 इंस्टेंस का पहले IP ले लेते हैं। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, प्राइवेट आईपी चलेगा पब्लिक आईपी चलेगा, देख लेते हैं एक बार। दोनों आईपी ले लेगा मैं। प्राइवेट आईपी तो वैसे कम्युनिकेट कर लेते हैं इंटरनली, पब्लिक से करके देखेंगे पहले। तो इसके अंदर गए हम अब, हमारी सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके RDS का सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमारा, इसमें हमारा इनबाउंड रूल हमने बनाया था 18, सेव रूल्स, कनेक्ट हो गया। प्राइवेट आईपी चलेगा, पब्लिक आईपी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो एसक्यूएल है ना, ये जो डाटाबेस सर्वर है, ये एक्सपोज नहीं किया हुआ पब्लिक एनवायरनमेंट में, तो पब्लिक से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे हम। प्राइवेटली तो इंटरनली एक ही रीजन के अंदर एक ही अवेलेबिलिटी जोन में कम्युनिकेट कर लेंगे ये आपस में सर्वर्स, ठीक है। तो माई एसक्यूएल हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया, अब हम क्या करते हैं, क्रिएट डाटाबेस DB2 इंस्टेंस, DB2 एडमिन, यही नाम से डाटाबेस भी बना देते हैं। डाटाबेस बना दिया, शो डाटाबेसेस, ये हमारा आ गया, ठीक है। यू कुछ भी कर सकते हो इसमें, है ना, ठीक है। तो ये हमने EC2 इंस्टेंस से प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट कर लिया, इसको लिख देता हूँ आगे, प्राइवेट आईपी कनेक्टिंग कनेक्शन। अब हमें देखना है कैसे है कि हम लोकल पे भी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हम जाते हैं DB2 पे, DB2 का हमारा RDS की सर्विस पे जाते हैं, और यहाँ हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद टाइम लेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्या है, वो फ्री टायर में ना बड़ा वो रहता है थोड़ा, इसको मैनेज करने का, टाइम टेकिंग प्रोसेस। अभी हमारा पब्लिक है, पब्लिक 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 एक्सेस कहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज सेटिंग तो करी थी हमने कहीं, मास्टर डेटाबेस, बस टेबल, अवेलेबिलिटी, सबनेट ग्रुप, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ होगा, हाँ ये पब्लिकली एक्सेसिबल नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल। एक काम करते हैं, मेरे सिस्टम में ना DB2 ईयर पड़ा है, DB ईयर, तो इसके थ्रू पहले अभी कनेक्टिविटी करके देख लेते हैं कि कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, श्योरिटी हो जाएगी कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। DB2 फाइल, फाइल न्यू कनेक्शन, database न्यू database कनेक्शन, MySQL, नेक्स्ट, लोकल होस्ट नहीं डालना हमें, लोकल होस्ट नहीं डालना, तो ये वाला डालना है। डाटाबेस हमारा कौन सा है, DB2 एडमिन, यूजर नेम DB2 एडमिन, पासवर्ड DB2 एडमिन, MySQL, फिनिश, टेस्ट कनेक्शन करेंगे। नहीं चलेगा, जहाँ तक है नहीं, हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो शायद। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, अपना सर्वर पे जाते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल कर देते हैं ऑन, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं।
कंटिन्यू करने में सेव हो जाएगा। मॉडिफाई db2 इंस्टेंस बाउंड रूल्स 0 सेव रूल्स अच्छा ये हो गया सेव रूल्स तो चली जाएगा। हाँ चल गया तो यहाँ तो चली जाएगा ठीक है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ क्या होता है। टेस्ट कनेक्शन कनेक्टेड हो गया ये भी फिनिश। ये हमारा सर्वर आ गया डाटाबेस आ गया हमारा db2 एडमिन। और यहाँ जो भी टेबल बना सकते हैं जो भी करो सब चलेगा। टेस्ट केबल ठीक है। बाकी तो टेबल बनाने का तो प्रोसेस कर ही लेंगे आपसे। चलिए इतना ही आज तो। फिर हमने क्या क्या देख लिया अभी। हमने देख लिया कैसे हम AWS की SQL सर्विस यूज करते हैं ठीक है। ये हो गया हमारा db2 से EC2 इंस्टेंस की कनेक्टिविटी देख ली। कैसे प्राइवेट आईपी के थ्रू हमने कनेक्शन बनाया उससे। और फिर हमने देखा कि कैसे dbviewer से हमने पब्लिक पोर्ट उसकी सिक्योरिटी वाली चेंज करके हम लोकल पे भी कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं। लेकिन हमने हमने पब्लिक एक्सेस देना पड़ा उसको। पब्लिक एक्सेस और सिक्योरिटी ग्रुप 0 में 0 0 करना डालना पड़ा। पड़ा। जीरो आईपी डॉट से डालने से नहीं चल रहा ना। जीरो अच्छा डॉट जीरो क्योंकि डॉट जीरो। अपना आईपी डालना पड़ेगा अदरवाइज मेरे लोकल सिस्टम का। एक काम करते हैं EC2 इंस्टेंस का आईपी देखते हैं क्या है। EC2 इंस्टेंस का आईपी क्या है। एग्जिट आईपी। यहाँ हाँ कनेक्ट नहीं हुआ था ना लेकिन। लोकल पे भी हम आईपी डाल के देख सकते हैं। एक काम करते हैं अपना ग्लोबल आईपी देखते हैं हम कितना है। ये भी एक अच्छा वो है। EC2 का पब्लिक आईपी डाल के नहीं हुआ था ना लेकिन। पब्लिक आईपी एक मिनट देख लेता हूँ। ग्लोबल आईपी व्हाट इज माय ग्लोबल आईपी। इसके अंदर हम करते हैं ये वाला आईपी हमने कॉपी कर लिया और हम EC2 के इंस्टेंस पे चले गए। यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में हमने डाली है 0 इसको हम हटा के एक हमने ये डाल दिया 32 वाला सेव रूल्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। इसको हम डिलीट करके एडिट कनेक्शन डिलीट करके ही देखता हूँ। इनवैलिडेट एंड रिकनेक्ट कनेक्शन डाटा सोर्स वाज इनवैलिडेटेड। कनेक्शन टर्मिनेट हुआ हो तो गया ना। कनेक्शन दोबारा कनेक्ट हो गया।